हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आप सभी का द स्टडी सेंटर में स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने पर्सनालिटी 1A के क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया था। आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, और क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं आज की इस क्लास की प्रश्न संख्या 7 की, है ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे और आपका पहला एक्सरसाइज है पर्सनालिटी 1A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इस प्रश्न को पहले आप समझिए कि आपसे यह क्या कह रहा है, उसके बाद आप इसको हल करने के बारे में सोचिए। प्रश्न देखिए हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। सबसे पहले तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, आप जानते हैं कि जो आपका पॉजिटिव ओड नंबर्स ओड इंटीजर्स होता है वो आपका 1, 3, 5, 7 है ना। यही आपका क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ऐसे 9 है ना, ऐसे आगे होता जाएगा। तो ये आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है। आपसे कह रहा है कि इनमें से कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 के रूप का होता है या 6q+3 के रूप का होता है या 6q+5 के रूप का होता है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। यानी आप यहाँ पर q का मान 1 से लेकर के अनंत तक कुछ भी आप रखें, है ना। आप यहाँ पर q का मान 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी रखे, आपको हमेशा क्या प्राप्त होना चाहिए, एक धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। ये प्रश्न आपसे ऐसा कह रहा है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको हम लोग हल करने के लिए, है ना, इसे हल करने के लिए हमें युगलिट विभाजन परिमेय की सहायता लेनी होगी। और आप लोग जानते हैं हमने इसके बारे में बात किया है। ठीक है, तो युगलिट विभाजन परिमेय से, है ना, आप लिखेंगे युगलिट विभाजन परिमेय, है ना। युगलिट विभाजन परिमेय से, युगलिट विभाजन परिमेय क्या होता है, a बराबर BQ+R होता है। और जहां पर हमने बात किया था 0 R B होता है। R का जो मान होता है वो 0 के इक्वल हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट B से हमेशा छोटा होगा। ये युगलिट विभाजन परिमेय था। अब आप इसकी और इससे तुलना कीजिए और आपको हम लोग मान लेते हैं कि माना हुआ धनात्मक विषम पूर्णांक a है और b बराबर 6 है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे b बराबर 6 क्यों लिया मैंने, तो यहां से आप देखिए इसकी तुलना अगर हम लोग इससे करते हैं तो BQ+R यानी b की जगह आपको क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, है ना। तो हमने वही लिखा है कि माना हुआ धनात्मक विषम पूर्णांक a है और b बराबर 6, है ना, b बराबर 6 है। जब एक मान लिया और b का मान 6 है तो r का मान कितना होगा, तो r का मान कितना होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहां तक होगा। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन आप देखिए, ये कंडीशन क्या कह रहा है कि r का मान 0 के इक्वल हो सकता है लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन भाजक से यानी b से हमेशा छोटा होगा। तो अगर b बराबर 6 है तो r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये इतना ही होगा। ठीक है, अब आप यहां लिखेंगे a बराबर b का मान कितना है, 6q+R
इसको लेकर के चलना है और आपको यहाँ पे आर का मान जितना भी आपने यहाँ लिखा है उस आर के मान को यहाँ पे रखते हुए जाना है और ये चीजें आपको सिद्ध करते हुए जाना है। ठीक है, तो रखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आर का मान 0 रखता हूं। आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर तो ए बराबर आपको मिलेगा 6q प्लस 0 यानी 6q। और आप देखेंगे कि q का मान आप यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी रखिए, आप यहाँ पे q का मान आप कुछ भी रखिए, आप देखेंगे कि आपको एक सम धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, सम धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, है ना। q का मान आप यहाँ पे कुछ भी रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, आपको एक सम धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। ठीक, तो ये तो हो गया r बराबर 0 रखने पर। अब r बराबर आप 1 रखिए, r बराबर 1 रखने पर जब आप r का मान 1 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 1 प्राप्त होगा। और इसमें आप जब भी q का मान 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे तो आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा, एक विषम धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, एक विषम धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। देखिए q का मान 1 रखिए, आप सपोज कीजिए कि हमने q का मान 1 रखा तो 6 कम 6 और एक साथ क्या मिल गया, विषम संख्या मिला। q का मान 2 रखिए, 6 दूनी 12 और 1 13, विषम संख्या हुआ। तो आप q का मान कुछ भी रखेंगे आपको हमेशा एक विषम धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक है, अब आप r बराबर 2 रखिए, r बराबर 2 रखने पर जब आप r का मान 2 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 2 प्राप्त होगा, जो कि क्या मिलेगा आपको, एक सम धनात्मक पूर्णांक, एक सम धनात्मक पूर्णांक आपको प्राप्त होगा, एक सम धनात्मक पूर्णांक आपको प्राप्त होगा। देखिए q का मान 1 रखिए आप, 6 कम 6 2 8 हो गया, 2 रखिए, 6 दूनी 12 और 2 14, सम संख्या मिल रहा आपको। तो जब भी आप q का मान 1 2 कुछ भी रखेंगे आपको यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक सम धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने पहला आपका जो है इसको प्रूव किया है कि 6q प्लस 1 के रूप का होता है। हमने अभी तक पहला जो है उसको प्रूव कर दिया, उसको सिद्ध कर दिया। अब आगे हम लोग लिखते हैं। अब आप r का मान 3 रखिए, r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 3 रखने पर a बराबर 6q प्लस 3। और जैसे आप देखेंगे कि इसमें आप किसी भी संख्या मतलब q का मान कोई भी संख्या रखते हैं आप, तो आप देखेंगे कि आपको एक धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त होगा, एक धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब आप r का मान 4 रखेंगे, r बराबर 4 रखने पर तो आप देखेंगे a बराबर 6q प्लस 4। और इस बार भी आप देखेंगे एक सम धनात्मक प्राप्त होगा, एक सम धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, एक सम धनात्मक पूर्णांक आपको प्राप्त होगा जब आप r का मान 4 रखेंगे। क्यों, q का मान 1 रखिए, 6 कम 6 4 10, q का मान 2 रखिए, 6 दूनी 12 12 4 16, आप देखेंगे हर बार आपको सम संख्या मिलेगी, है ना। अब आप r का मान 5 रखिए, r का मान 5 रखने पर a बराबर 6q प्लस 5, आप देखेंगे एक धनात्मक विषम पूर्णांक आपको प्राप्त होगा, एक धनात्मक विषम पूर्णांक आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपने 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में आपने ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई भी पूर्णांक है। तो आप यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं, आप लिखेंगे अतः कोई भी
धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, क्योंकि आपसे कहा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई भी पूर्णांक है। इसका एक मतलब ये भी होता है कि आप ऐसी संख्या लीजिए जिसमें 6 का भाग दीजिए और आपको हमेशा शेषफल 1 मिले, शेषफल 3 मिले और शेषफल 5 मिले। ये प्रश्न आपसे यही कह रहा है कि आप किसी भी धनात्मक पूर्णांक में, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक में 6 का भाग अगर आप दे रहे हैं तो आपका शेषफल जो है वो 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है। तो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq + r होता है और कंडीशन ये है कि r का मान 0 के इक्वल या उससे बड़ा हो सकता है और b से हमेशा छोटा होगा। तो माना हमने कि वह धनात्मक विषम पूर्णांक a है और b बराबर कितना है, 6 है। भाई भाज्य हमने a माना है और भाजक कितना है, 6 है। तो शेषफल क्या हो सकता है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो जब भाजक 6 है तो शेषफल 0 से लेकर 5 तक होगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमने लिख दिया। अब ये जो आपको r का मान मिला है, इस r के मान को आपको इस इक्वेशन में, ये जो आपको मिला ना a बराबर 6q + r, इसके अंदर आपको r का मान 1/1 रखना है और ये चेक करना है कि किसमें सम मिल रहा है, किसमें विषम मिल रहा है। तो आपने देखा कि जैसे हमने 0 रखा तो हमको सम मिला, 1 रखा तो हमने विषम प्राप्त हुआ, हमें 2 रखा तो हमने सम प्राप्त किया, 3 रखा तो विषम मिला, 4 रखा तब भी सम मिला और 5 रखा तब भी हमें विषम मिला। यानी जब जब आपने विषम संख्या रखा तब तब आपको एक विषम पूर्णांक मिला, है ना। और जब जब आपने सम संख्या रखा तब तब आपको एक सम पूर्णांक मिला। और इसने पूछा किसके बारे में था, धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में पूछा था। तो हमने इस प्रकार से इसको सिद्ध किया है। ठीक है, तो आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ये प्रश्न है कि 616 सदस्य वाली एक सेना है और उस सेना की जो टुकड़ी है उसको 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। और आपको ये बताना है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो इसके लिए कितने स्तंभ की आवश्यकता होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके का जब भी कोई प्रश्न आपके सामने आता है और उस प्रश्न में आपको 2 ही चीज ढूंढना है। पहली चीज, आप देखिए कि उस प्रश्न में कहीं ऐसा तो नहीं है कि अधिकतम या महत्तम शब्द का प्रयोग किया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे अधिकतम संख्या लिखा है ना। अगर प्रश्न में अधिकतम संख्या लिखता है या महत्तम संख्या लिखता है या उच्चतम संख्या लिखता है तो सीधी सी बात यह है कि वो आपसे HCF पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? HCF पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपसे वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं प्रश्न में न्यूनतम संख्या लिखा है या लघुतम संख्या लिखा है तो इसका मतलब है कि वो आपसे एलसीएम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न में अधिकतम या महत्तम शब्द आता है तो इसका मतलब यह है कि आपको उसमें एचसीएफ निकालना है। अब इस प्रश्न में हमको क्या करना है, तो देखिए 2 टुकड़ी है आपके पास में।
पहली टुकड़ी जो है, पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सदस्यों की संख्या है 616, है ना। दो टुकड़ी है आपके पास, 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। और दूसरी टुकड़ी की अगर बात करें, दूसरी टुकड़ी जिसमें आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी आर्मी बैंड वाली जो टुकड़ी है, उसमें अगर सदस्यों की संख्या देखे जाए तो कितनी सदस्यों की संख्या है? तो इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? 32। आपसे पूछा क्या है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करेंगे। तो आपको यहां लिखना है स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर 616 और 32 का HCF। अगर आप इसका HCF निकालते हैं, इसका जो HCF आएगा वही स्तंभों की संख्या होगी, है ना। स्तंभों की संख्या इन दोनों का HCF होगा। तो आपको यहां लिखना है अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको भाग देना है, सिंपल सा काम करना है। 32 का भाग देना है आपको 616 में। तो एक बार देंगे, 32 से कम 32 आएगा, ठीक है। 11 में से आप 2 माइनस करेंगे तो 9, और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ बचेगा 6। फिर आप भाग देंगे तो 9 बढ़ जाएगा, 9 दूनी 18 का 8 हासिल का 1, 9 त्रिक 27 और 1 28, 288 आया। अब इसको माइनस करिए, 16 में से 8 गया 8, तो कितना रिमाइंडर बचा है आपके पास? 8 बचा है ना। देखिए आप इससे उतार लेंगे, 16 में से 8 जाएगा 8, 8 शेषफल बचा है। अब 8 का भाग आपको देना है 32 में, कितनी बार जाएगा? 8 चौक 32, 4 बार गया। और आप जब इसको माइनस करेंगे तो आपको रिमाइंडर कितना आएगा? 0 मिलेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस का 8, यानी R नॉट इक्वल टू 0। और जब आप 32 का लिखेंगे तो 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0, यानी R इज इक्वल टू 0। और जो आपका अंतिम भाजक होता है वही आपका क्या होता है? HCF होता है। तो 616 और 32 का HCF कितना मिला है आपको? 8 मिला है। आप लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? अधिकतम संख्या 8 होगी। यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों? 8 होगी। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को करना है, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको क्या निकालना है। इसमें अधिकतम पूछ रहा है तो इसका मतलब HCF निकालना है। जब भी अधिकतम शब्द आए तो समझ जाइए आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पूछ रहा है। और जब न्यूनतम शब्द आए या, है ना, या लघुतम शब्द आए तो इसका मतलब वो आपसे LCM के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की इस क्लास के दोनों प्रश्न समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8।